हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई पीओसी 2 का सेक्शन ई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन। आपको हर एक में अरेंजमेंट का बता दिया है कि किस तरह से आपको अरेंज करना है। पहला है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो HCN का रिएक्शन अगर आप इन सभी से करवाइएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, मतलब कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा HCN से, उसके बाद कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये बताना है आपको। तो देखिए HCN और ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है CN माइनस अटैक करेगा, उसके बाद फिर फर्दर H प्लस अटैच हो जाता है, मतलब साइनोहाइड्रिन बनता है एक कार्बन से OH और CN, ORM 1 और कार्बोनाइल कंपाउंड। इन दोनों चैप्टर में डिटेल में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म बताए हैं, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन बताए हैं डिटेल में। तो वहां पे हम बताए थे कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्ट अटैक करेगा और उतना फास्ट रिएक्शन होगा। यही वाला स्टेप RDS वगैरह होता है, इसलिए इसी स्टेप को फास्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए CH3 CHO, तो C डबल बॉन्ड OH, इससे एक CH3 अटैच है, तो CH3 प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई से तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है इसको हटा के एक और CH3 लगा दिया, तो दो CH3 का प्लस आई लगेगा, तो दो CH3 का प्लस आई के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी और कम हो जाएगा। तो CH3 CHO के केस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है CH3 CO CH3 के कंपैरिजन में, तो CH3 CHO का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इसके बाद HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, तो इस केस में एक भी CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि इन दोनों में CH3 लगेगा तो CH3 का प्लस आई, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा नहीं रहा है, तो कोई घटा भी तो नहीं रहा है, यहाँ घटा रहा है CH3, यहाँ दो CH3 और ज्यादा घटा रहा है, तो इसलिए रिएक्टिविटी और कम हो जाएगा। तो HCHO इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा, तो HCHO, उसके बाद CH3 CHO, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और नेक्स्ट तो इसमें एक CH3 के जगह C2H5 लग गया। यहाँ तो दोनों CH3 था, यहाँ एक CH3 तो कॉमन, दूसरा CH3 जगह C2H5, C2H5 प्लस आई और ज्यादा लगाता है, तो प्लस आई और ज्यादा लगाएगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज और कम कर देगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी होना चाहिए, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन देके कमी को पूरा कर दे रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम होगा, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, उसके बाद एसीटोन, उसके बाद C2H5 CO CH3। ये जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN का ऑर्डर है। इसके बाद सेकेंड है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटानॉल, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नॉर्मल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम। नॉर्मल ब्यूटानॉल 1 2 3 4, इससे OH ग्रुप अटैच है, ये आपका नॉर्मल ब्यूटानॉल हुआ। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन आपका हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए सब में, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 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 OH, यहाँ भी उसी तरह से CH3 CH2 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 Cl, यहाँ CH3 और एक हाइड्रोजन, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इस तरह से। तो इसमें देखिए OH जो है आपका अल्कोहल ROH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो नॉर्मल ब्यूटानॉल सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसी में नहीं है इन तीनों में, तो ग्राम मोलिकुलर मास से देखेंगे तो यहाँ पे
हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया, ब्यूटेन में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग गया तो जीएमएम बढ़ गया, तो जीएमएम बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्राम मोलिकुलर मास के, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परियंट नहीं है तब। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटानॉल के बाद नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसोमर के केस में क्या होता है, आइसोमर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, मतलब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका नॉर्मल ब्यूटेन का ज्यादा होगा आइसोब्यूटेन से, तो इसके बाद होगा नॉर्मल ब्यूटेन और उसके बाद आइसोब्यूटेन। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा नॉर्मल ब्यूटानॉल, उसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, फिर नॉर्मल ब्यूटेन, उसके बाद आइसोब्यूटेन। इसके बाद थर्ड है बेंजीन, टोलुइन, मिथॉक्सी बेंजीन, क्लोरोबेंजीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सल्फोनेशन विद फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फोनेशन कर रहे हैं किसका किसका, बेंजीन, टोलुइन, बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच रहे तो टोलुइन, मिथॉक्सी बेंजीन मतलब बेंजीन से मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, इस तरह से OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरीन अटैच कर दिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन हुआ। अब इन सभी का सल्फोनेशन करवाएंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना, मतलब सबसे फास्ट सल्फोनेशन किसका होगा, उसके बाद किसका, फिर किसका। सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं SO4, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ORM 2 के टाइम पढ़ाए थे, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का टेंडेंसी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पे ही अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा रिच उतना जल्दी उस पर अटैक कर लेगा। तो देखिए बेंजीन, ये तो न्यूट्रल होगा CH3 प्लस I कोमा हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस I और हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से ज्यादा होगा टोलुइन का, तो टोलुइन का रिएक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है इस कारण से। अब टोलुइन के बाद देखिए यहाँ OCH3, तो OCH3 प्लस M शो करता है, तो प्लस M से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो टोलुइन से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है टोलुइन से भी। नेक्स्ट क्लोरीन, तो क्लोरीन -I शो करता है, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के बजाय और इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया गया, तो न्यूट्रल, बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोरोबेंजीन का, तो रिएक्टिविटी भी कम होगा। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो ज्यादा अमीर है उसी के पास तो जाएगा, उसी से रिएक्शन करेगा, तो क्लोरोबेंजीन बेंजीन से भी कम होगा। तो सबसे स्लो क्लोरोबेंजीन, उसके बाद बेंजीन, टोलुइन, उसके बाद मिथॉक्सी बेंजीन, तो ये ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथॉक्सी बेंजीन का, उसके बाद टोलुइन, उसके बाद बेंजीन और सबसे कम क्लोरोबेंजीन। इसके बाद फोर्थ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए तो आप सभी कार्बोजाइलिक एसिड है RCOOH, CH3COH, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लग गया, 2 हाइड्रोजन हटा के, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हटा के CH2Cl लगा है, यहाँ एक और CH3 लग गया, फिर Cl CH2COH। तो ये वाला जो है ना एग्जैक्ट NCERT में दिया हुआ है, और पूरा एक ऑर्डर हम आपको GOC के टाइम याद करवाए थे कि किस तरह से, जैसे यहाँ देखिए आप फिफ्थ और सेकंड में देखिए, तो ये CH3 ग्रुप है, ये CH3CH2 ग्रुप है। एलिफेटिक कार्बोजाइलिक एसिड में बोले थे एसिडिक का स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, मतलब जो जितना -I शो करेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, और जो जितना +I शो करेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि
अगर माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचता है जबकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है तो घटा देगा ना। तो यहाँ पे CH3 प्लस आई शो करेगा, यहाँ इथाइल ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है। तो CH3 और इथाइल, मिथाइल और इथाइल में इथाइल ग्रुप प्लस आई ज्यादा शो करता है, प्लस आई ज्यादा शो करेगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ घटा देगा। जो माइनस आई ज्यादा करता है वो बढ़ाता है, प्लस आई वाला घटाता है। तो सेकंड का एसिडिक का स्ट्रेंथ कम होगा फिफ्थ से। अब देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में CH3 तो ये तो और ज्यादा प्लस आई शो करेगा एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो ये भी एसिडिक का स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो फिफ्थ से कम होगा फोर्थ, लेकिन अब सेकंड भी तो यहाँ है तो सेकंड से भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड इथाइल और यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये ऑब्वियस बात है कि प्लस आई ज्यादा शो करेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 3 डिग्री अल्काइल का प्लस आई ज्यादा होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से। तो आइसोप्रोपाइल प्लस आई ज्यादा शो करेगा सेकंड से भी, इथाइल ग्रुप से, तो प्लस आई ज्यादा शो करेगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ और घटा देगा, तो फोर्थ का सेकंड से भी कम होगा। अब यहाँ पे देखिए CH2Cl लग गया, तो Cl जो है माइनस आई शो करता है, तो यहाँ ये CH3 और CH2Cl, तो एक हाइड्रोजन की जगह Cl लग गया, तो माइनस आई के कारण एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिफ्थ से ज्यादा होगा फर्स्ट। उसके बाद थर्ड बच गया, CH2Cl है यहाँ पे। तो देखिए ये वाला ग्रुप करेगा तो प्लस आई, क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पे क्लोरीन चल गया, और इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है कि थर्ड के बाद लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अगर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन रहता तो इथाइल ग्रुप, तो क्लोरीन जो है इस वाले ग्रुप से तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन में कमी आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन में अगर कमी आएगा तो ये उतना अच्छा से इलेक्ट्रॉन COOH ग्रुप को प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब इसका प्लस आई कम रहेगा एज कंपेयर टू C2H5। तो COOH के साथ डायरेक्टली ये माइनस आई तो उतना अच्छा नहीं शो कर पाएगा, लेकिन इसके साथ तो करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जब अपने तरफ खींचेगा तो ये उतना अच्छा प्लस आई शो नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू C2H5, तो इससे कम प्लस आई इस केस में होगा। तो प्लस आई कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सेकंड से तो ज्यादा ही होगा, तो थर्ड यहाँ आएगा। फिफ्थ से कम होगा, क्योंकि CH3 से ज्यादा प्लस आई शो करेगा, ये इथाइल ग्रुप हो जाता है ना, लगभग क्लोरीन खींचेगा लेकिन उतना नहीं खींच पाएगा कि ये CH3 से ज्यादा प्लस आई शो कर पाए। ये आपका एग्जैक्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर आपको वो ऑर्डर जो NCERT वाला हम बताए थे याद रखने के लिए, वो अगर याद है तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कितना खींचेगा, इतना खींचेगा कि 5 से ज्यादा हो जाएगा थर्ड, या 5 से कम रहेगा। तो इसके लिए ऑर्डर ध्यान रहना ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम बोले थे कि ऑर्डर को याद कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, तो आपको इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और यदि आपको ध्यान हो तो बताए थे कि SN1 SN2 दोनों केस में RX का ऑर्डर होता है, मतलब RI ज्यादा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। तो CH3I सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3Cl और सबसे स्लो रिएक्शन करेगा CH3F, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप निकलेगा F-, जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन रहता है वो उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप, मतलब उतना जल्दी ये लीव कर जाएगा और उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता होगा कि F- से ज्यादा स्टेबल होता है Cl-, उससे ज्यादा Br-, उससे ज्यादा I-, मतलब आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, ब्रोमीन
पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो लिविंग ग्रुप भी उतना बढ़िया, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा मॉलिक्यूल से तो ये क्यों बाहर होना चाहेगा, जब अपने आप में स्टेबल हो। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप रहता है, क्योंकि ये बाहर निकलने के बाद स्टेबलाइज रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को ये होल्ड कर सकता है। तो I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है। तो आसानी से ये ग्रुप को लीव कर जाएगा, तो लीव कर जाएगा तो रिएक्शन फास्ट करेगा, तो इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा CH3I, CH3Br, CH3Cl और सबसे स्लो CH3F रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम ORM3 के टाइम बताए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, A certain hydrocarbon A was found to contain 85.7% carbon and 14.3% hydrogen. This compound consumes 1 molar equivalent of hydrogen to give a saturated hydrocarbon B. 1 gram of hydrocarbon A just decolorized 38.05 gram of a 5% solution by weight of Br2 in CCl4. Compound A on oxidation with concentrated KMnO4 gave compound C. Molecular formula C4H8AO and acetic acid. Compound C could easily be prepared by the action of acidic aqueous mercuric sulfate on 2-butene. Determine the molecular formula of A and reduce the structure of A, B and C. तो आपको A का मोलिकुलर फॉर्मूला और ABC का स्ट्रक्चर बताना है। तो एग्जैक्ट मेथड तो लेंदी होगा, वो भी बताएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाता था तो आपको प्रॉपर आंसर बताना होता था। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता तो इतना मेथड करने का जरूरत नहीं था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 मोलर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का कंज्यूम करता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का चाहिए होता, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये फिक्स है। और अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो Du2 होगा, या जो भी देख लेंगे अभी फर्दर। तो एक डबल बॉन्ड है। अब इसका रिएक्शन जब KMnO4 के साथ करवा रहे हैं तो C4H8O बनता है और एसिटिक एसिड। तो डबल बॉन्ड मतलब C डबल बॉन्ड C, देखिए C4H8O प्लस CH3COOH KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है तब। तो ये आपको पता है ना, KMnO4 के साथ अल्कीन का जब रिएक्शन होता है तब एसिटिक एसिड बनता है, मतलब कार्बोजाइलिक एसिड प्लस कीटोन ये बना हुआ है। एक्चुअली में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लोग, अगर यहाँ हाइड्रोजन और एक R ग्रुप है तो जब ओजोनोलिसिस होता है तो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H रहता है तो वो HOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे H है, वही HOH में कन्वर्ट हो गया। ओजोनोलिसिस के टाइम पे ट्रिक बताए थे और KMnO4 के टाइम भी बताए थे कि जब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होता है तो इस तरह से COOH बनता है। तो मतलब ये जो COOH बना है तो यहाँ पे एक H होगा और एक R ग्रुप, ये CH3 होगा, तभी तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो CH3CHO, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो COOH बनता है, मतलब H को OH बना दीजिए। तो इस तरह से। और ये जो C4H8O है तो इसमें ये नेक्स्ट कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड होगा और ये R और ये R डैश होगा, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन रहेगा तो फिर से कार्बोजाइलिक एसिड ही बनता है, क्योंकि H जो है OH बन जाता है। यहाँ H रहेगा तो ऑक्सीजन ऐड होने के बाद RC डबल बॉन्ड O और H होगा, मतलब एल्डिहाइड, और RCHO एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बोजाइलिक एसिड बनाता है। तो ये कीटोन है C4H8O जो है। तो एक कार्बन से डबल बॉन्ड O। अब 2 कार्बन बचा है, देखिए सॉरी 3 कार्बन बचा है और 2 अल्काइल ग्रुप लगाना है। तो 3 कार्बन एटम में एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप हो, दूसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आपको 3 कार्बन एटम से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच करना हो तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से R और R डैश पता चल गया कि R अगर मिथाइल ग्रुप है तो R डैश इथाइल, या R डैश मिथाइल तो R मिथाइल। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक CH3,
उसके बाद एक अगर मिथाइल ग्रुप है तो दूसरा इथाइल ग्रुप। ये जो है ए का स्ट्रक्चर है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, एक ही डबल बॉन्ड है, तो 12 हाइड्रोजन होगा, C6H12। तो ए का मोलिकुलर फॉर्मूला ये होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ए का ये वाला होगा। अब बी और सी, बी क्या है देखते हैं। जब इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बनाता है। मतलब इसका रिएक्शन जब H2 निकेल से होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, तो ये अल्किन से अल्केन बना लेगा, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा सिंगल बॉन्ड के बाद। तो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक C2H5 दूसरा CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐड हुआ एक पहले से CH3। तो ये आपका बी होगा, C2H5 CH CH3 CH2 CH3 CH3 1 2 3 4 5। तो 3 मिथाइल पेंटेन, बी का स्ट्रक्चर ये होगा, नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। इसके बाद सी, तो सी जो है वो तो यहां पता चल ही गया, कीटोन है। और C4H8O, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप। तो एबीसी तीनों का स्ट्रक्चर पता चल गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो आपको प्रॉपर मेथड से करना होगा कि कैसे आपको पता करना है। तो आपको इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपके पास कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 85.7% और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है 14.3%। तो देखिए, अगर आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है उसका वेट अगर 100 ग्राम है, तो उसमें कार्बन का वेट 85.7 ग्राम होगा और हाइड्रोजन का वेट 14.3 ग्राम होगा। तो मान लेते हैं कि सैंपल जो है 100 ग्राम का सैंपल है, तो आपके पास 85.7 ग्राम कार्बन है और 14.3 ग्राम हाइड्रोजन है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम पता कीजिए, मतलब अगर आपके पास इतना ग्राम कार्बन है तो मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम। एक मोल का वेट होता है तो इतना ग्राम में कितना मोल रहेगा कार्बन का, तो 85.7 डिवाइडेड बाय 12। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो एक मोल का वेट 1 ग्राम होता है, तो 14.3 ग्राम में 14.3 डिवाइडेड बाय 1, तो इतना मोल, मतलब 14.3 मोल ही हाइड्रोजन का होगा। कार्बन का मोल होगा 7.14। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 7.14 आएगा। अब देखिए, अगर 7.14 मोल कार्बन है तो हाइड्रोजन 14.3 मोल है, मतलब लगभग डबल है। 7.14 से आप डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। तो ये 1:2, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो आ गया 1:2। मतलब अगर आपके पास एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन होगा इस हाइड्रोकार्बन में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यही है CH2। इस तरह से आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिए। अब इसके बाद जो 1 ग्राम ऑफ ए जो है 38.05 ग्राम ऑफ 5% Br2 इन CCl4 इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेता है। मतलब अगर 38.05 ग्राम ऑफ 5% Br2 का सॉल्यूशन है तो उस केस में 1 ग्राम ए कंज्यूम हो जाता है, मतलब 1 ग्राम ए के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो 5% ऑफ 38.05 निकालिए तो ये आएगा 1.9 ग्राम। 5% आप इस तरह से निकालिएगा, 5 इंटू 38.05 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 1.9 ग्राम। तो 1.9 ग्राम Br2 के साथ 1 ग्राम ए का रिएक्शन करता है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है कि 1 मोलर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन लगता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब आपके पास अल्कीन है,
मतलब एक डबल बॉन्ड है और इंपेरिकल फॉर्मूला भी पता है, CH2 अल्कीन का ही होता है, तो आपके पास अल्कीन है CH2। तो अल्कीन का रिएक्शन जब Br2/CCl4 के साथ करवाते हैं तो 1 मोल अल्कीन के साथ 1 मोल Br2 रिएक्शन करता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1 मोल Br2 का मतलब हुआ 160 ग्राम, तो 1.9 ग्राम के लिए 1 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम Br2 के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.9 ग्राम ए का चाहिए, तो 160 ग्राम के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 160, इतना ग्राम ए का चाहिए। और आपको पता है 160 ग्राम Br2 मतलब 1 मोल Br2 के लिए 1 मोल ए का चाहिए। तो आपके पास ये जो वेट आया है ये 1 मोल ए का वेट होना चाहिए। सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 मोल के लिए 1 मोल और 1 मोल मतलब 160 ग्राम Br2, तो इसके लिए जो वेट चाहिए ये इतना है, तो ये 1 मोल का वेट हो गया। तो इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो ये आता है 84.2 ग्राम। 84.2 ग्राम का अल्कीन मतलब ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12, क्योंकि इसी का मोलिकुलर वेट होता है 84 ग्राम, जो कि लगभग 84.2 के इक्वल है। तो ए का मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल गया C6H12। अब इसका जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये अल्किन से अल्केन बनाएगा C6H14, और जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है C4H8O प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। तो फिर से वही वाला फंडा लगाएंगे कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा यहाँ से H और एक R ग्रुप होगा और इस तरफ R और R डैश ग्रुप होगा, ताकि जब KMnO4 के साथ रिएक्शन हो तो डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, उसके बाद H वाला पार्ट जो है OH बनेगा, क्योंकि जैसे ही O एड होगा तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO, और RCHO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है RCOOH में। तो इस तरह से एक H होगा तभी कार्बोजाइलिक एसिड बना है। अगर यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप रहता तो कीटोन बनता RC डबल बॉन्ड R, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यहाँ H और यहाँ पे R ग्रुप CH3, क्योंकि COOH वाले पार्ट में CH3 है, तो यहाँ से एक CH3 अटैच कर दीजिए। अब आपके पास 4 कार्बन एटम, तो एक कार्बन एटम तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला ही रहेगा C डबल बॉन्ड O। तो 4 कार्बन एटम का कीटोन, एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक मिथाइल ग्रुप हो दूसरा इथाइल ग्रुप हो, मतलब R और R डैश पता चल गया, एक मिथाइल दूसरा इथाइल। सब्जेक्टिव में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा इस तरह से कि ये मिथाइल ये इथाइल क्यों हो रहा है, जिस जो हम समझा रहे हैं। तो यहाँ से R R डैश पता चल गया, तो ए का स्ट्रक्चर पता चल गया। ए आपका है कार्बन डबल बॉन्ड CH3, इस तरफ मिथाइल और एक इथाइल C2H5, इसको हटा दीजिए इस तरह से C2H5। अब B फिर से वही सब तो बताए जो है, डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ H आ जाएगा, C ये हो गया। तो ABC तीनों का स्ट्रक्चर पता चल गया। ए आपका मोलिकुलर फॉर्मूला ए का C6H12। सॉरी यहाँ पे देखिए सी के लिए भी एक रिएक्शन दिया हुआ है कि सी आपका बनता है एसिडिक एक्वस मर्क्यूरिक सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं 2 ब्यूटाइन 1 2 3 4 2 ब्यूटाइन। इसका रिएक्शन जब HgSO4 के साथ करवाते हैं तब जाके कंपाउंड सी बनता है। तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ORM2 के टाइम बताए थे। तो यहाँ से कीटोन जो बनेगा वो ये वाला रहेगा C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5। मतलब ये वाला ट्रिक आप ऑप्शनल में ही सोच सकते हैं कि C4H8O इसका एक ही कीटोन पॉसिबल है, एक मिथाइल दूसरा इथाइल ग्रुप। यहाँ इसका भी हिंट दिया हुआ है, तो ये सोचने का जरूरत नहीं है आपको कि मतलब C4H8O का एक ही कीटोन पॉसिबल है। कंपाउंड सी का हिंट दिया हुआ है तो सी पता चल गया, और एसिटिक एसिड पता है तो आर और आर डैश ये वाला ग्रुप भी पता चल जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, तो सब तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जब सी भी दे ही दिया तो फिर बचा ही क्या, तो सब कुछ आराम से निकल जाएगा, भी निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन एफ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें
एक ही क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड सोल्यूबल इन एक्वस NaOH। तो इसमें से आपको बताना है कि एक्वस NaOH में कौन कौन सोल्यूबल होगा। तो NaOH बेस, तो बेस में कौन कौन सोल्यूबल होगा, तो ये देखिए NR2 ये तो सोल्यूबल नहीं हुआ। COH एसिड, तो एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्यूबल हो जाएगा, तो ये वाला होगा सेकेंड। थर्ड अल्कोहल है, ईथर है, अल्कोहल ईथर कोई रिएक्शन नहीं करता है बेस के साथ। फिनोल एसिड है, कार्बोलिक एसिड इसका कॉमन नेम भी होता है, बताए थे। अल्कोहल एसिड नहीं होता है लेकिन फिनोल एसिड होता है, तो ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्यूबल हो जाएगा, तो फोर्थ भी होगा। नेक्स्ट NO2 नहीं होगा। फिर से फिनोल, देखिए एसिड, तो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्यूबल हो जाएगा, ये नहीं होगा। कार्बोजाइलिक एसिड COH, ये भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा और सोल्यूबल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 टोटल 4 कंपाउंड है जो कि एक्वस NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 4। तो यहाँ पे PO2 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।